गुड मॉर्निंग बच्चों, यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनेशन टॉपिक को समझ रहे हैं। हम बताए थे कि जब फ्लावर के स्टामेन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो यही प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन, परागन। पॉलिनेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य यह है कि पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर से फ्रूट और सीड का निर्माण होगा। सीड जर्मिनेट करेगा और फिर एक न्यू प्लांट का निर्माण होगा। प्लांट्स में इसी तरह से तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया कि पॉलिनेशन 3 प्रकार के होते हैं, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होगा कि एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। ठीक है, एक फ्लावर है, पॉलन ग्रेन्स निकलेगा, स्टिग्मा तक पहुंचेगा, एक ही फ्लावर में हो गया, तो फिर हम इसको बोलेंगे ऑटोगेमी। गिटोनोगेमी में एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है। और जीनोगेमी में एक ही स्पीसीज के 2 अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है। ऑटोगेमी प्योर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जीनोगेमी प्योर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। लेकिन गिटोनोगेमी को हम फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन मानते हैं और जेनेटिकली इसे हम ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन मानते हैं। ठीक है, हमने क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट को भी पढ़ा कि क्रॉस पॉलिनेशन में चूंकि एक प्लांट से पॉलन ग्रेन्स को निकाल करके दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाना है, पॉलन ग्रेन्स को ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। इसके लिए किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है। कोई एजेंट या फैक्टर चाहिए जो कि पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचा सके। वह एजेंट 2 प्रकार का हो सकता है, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक में हमने पढ़ा कि विंड हवा हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, और बायोटिक के अंतर्गत एनिमल्स आते हैं। फिर एनिमल्स भी कई प्रकार के होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्नेल्स होते हैं, बैट्स होते हैं। कई प्रकार के एनिमल्स क्रॉस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ क्रॉस पॉलिनेशन एयर के माध्यम से संपन्न होते हैं, तो कुछ वाटर के माध्यम से संपन्न होते हैं, और कुछ इंसेक्ट के माध्यम से संपन्न होते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, यानी कि वायु परागित पुष्पों के लक्षण। ठीक है, और या फिर इसको बोलते हैं एडेप्टेशंस इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, यानी कि वायु परागित पुष्पों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर हमारा सेकेंड टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, मतलब कीट परागित पुष्पों के लक्षण, या फिर एडेप्टेशंस इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, यानी कि कीट परागित पुष्पों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, यानी कि जो जल परागित पुष्प होते हैं जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन वाटर के माध्यम से होता है, उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब जरा सा पहले इस दोनों टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि वायु परागित पुष्प जिसमें एयर के माध्यम से, विंड के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसमें कौन कौन सा विशेषता पाया जाता है। और जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, जो कीट परागित पुष्प होते हैं, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से उसमें लक्षण पाए जाते हैं। समझना है, क्या लिखा हुआ है वो सब तो हम बता ही देंगे। ठीक है, सबको हम हिंदी में बता देंगे, कॉपी में लिख लेना। यहां पर एक क्वेश्चन हम तुमसे पूछते हैं कि ये जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, क्या इंग्लिश में ही पूरा चैप्टर पढ़ना है, सब दिन इंग्लिश में ही पढ़ना है, या फिर चाहते हो कि इसको हिंदी टाइप से हम पढ़ाएं, यानी वर्ड को इंग्लिश में और सेंटेंस को हिंदी में बताएं। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि सभी स्टूडेंट को इतना इंग्लिश पसंद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना कि इंग्लिश में ही पढ़ना है या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले समझना है कि जो इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, जिस फ्लावर में इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए।
अब जैसे मान लिया जाए कि मैं ही एक फ्लावर हूं, ठीक है, मान लो कि हम ही एक फ्लावर हैं, ठीक, तो हमको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, हमको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, इंसेक्ट मेरे ऊपर आएगा, मेरा पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट के बॉडी से चिपकेगा, तब फिर वही इंसेक्ट फिर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाकर के बैठेगा, तो उसके बॉडी से चिपका हुआ पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर पर पहुंच जाएगा और इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। तो अगर हम एक फ्लावर हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा ताकि मेरे ऊपर इंसेक्ट आ जाए? ऐसे तो नहीं आएगा, जब तक इंसेक्ट को कुछ बेनिफिट नहीं होगा, कुछ उसको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, कुछ अट्रैक्टिव चीज नहीं दिखेगा, तो फिर ऐसे तो इंसेक्ट मेरे ऊपर आएगा नहीं। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम चाहेंगे कि हम अट्रैक्टिव हो जाएं, बढ़िया कलर मेरा हो जाए, तो हम अपने आप को कलरफुल कर लेंगे, चमकदार बना लेंगे, ठीक है, ब्राइट कलर का बना लेंगे। तो फिर इंसेक्ट को दूर से दिख जाएंगे और वो सोचेगा, इंसेक्ट सोचेगा कि वहां पर जो है कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है, तो चलो वहां पर चलते हैं, ठीक है। तो फिर इंसेक्ट मेरे ऊपर आएगा, लेकिन फिर भी सभी इंसेक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होंगे जो कि केवल अच्छे कलर को देख करके वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो फिर ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट को बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें सुगंध उत्पन्न करना पड़ेगा, हम अच्छा सुगंध उत्पन्न करेंगे, ठीक है। बढ़िया सुगंध जब उत्पन्न करेंगे तो वह इंसेक्ट उस सुगंध को ग्रहण करने के लिए, सुगंध को सूंघते हुए जो है वो मेरे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलो आ गया इंसेक्ट, वो मेरे ऊपर बैठा, घूम फिर करके चला गया, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। फिर वो इंसेक्ट सोचेगा कि अरे यार यहाँ तो हम जाते हैं, लेकिन कि हमको फिर मिलता क्या है? बस फ्लावर अच्छा दिखता है, सुगंधित फ्लावर है, लेकिन बदले में हम तो वहां गए, लेकिन हमको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो फिर हम क्या करेंगे? इंसेक्ट को नेक्टर प्रदान करेंगे, मकरंद प्रदान करेंगे, यानी कि हमारे में ऐसी क्षमता है कि हम नेक्टर बना सकते हैं, मकरंद बना सकते हैं, एक फूड टाइप का लिक्विड हम बना सकते हैं। तो इंसेक्ट मेरे ऊपर आया और हम उसको थोड़ा सा नेक्टर प्रदान करेंगे, थोड़ा सा मकरंद प्रदान करेंगे, तो थोड़ा सा जब उसको मकरंद मिलेगा तो उसके लिए वो फूड बन जाएगा, और फिर थोड़ा सा फूड वो ग्रहण किया और फिर वो इंसेक्ट वहां से मेरे ऊपर से उड़ जाएगा और फिर किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगा। तो मेरे पॉलन ग्रेन्स को वह अपने बॉडी के माध्यम से वो दूसरे प्लांट के फ्लावर तक ट्रांसफर कर देगा और इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। इतना कुछ करना पड़ेगा हमें, यानी कि हमें अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा, ब्राइट कलर का हमको होना पड़ेगा, हमें सुगंधित होना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें उसे नेक्टर भी प्रदान करना पड़ेगा ताकि वो बार बार मेरे ऊपर आए, फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर भी जाए और इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन में वह इंसेक्ट इन्वॉल्व हो जाए। इतना सारा मेहनत करना पड़ता है एक फ्लावर को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहां, पहले देखते हैं कि कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स या एडेप्टेशंस इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। देखो, एडेप्टेशंस का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, ठीक है। जिस तरह का परिस्थिति है अपने आप को हम उसी रूप में अगर ढाल लेते हैं, इसी को बोलते हैं एडेप्टेशंस, अनुकूलन, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो फ्लावर विंड पॉलिनेटेड है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एयर के माध्यम से होता है, वायु के झोंका के माध्यम से होता है, उस फ्लावर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन सा लक्षण या कौन कौन सा विशेषता उस तरह के फ्लावर में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सब चीज समझ जाओगे, सब कुछ आसान है। देखो, अच्छा ये बताओ कि जिस फ्लावर में एयर के माध्यम से, विंड के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, क्या उस फ्लावर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने की आवश्यकता है? क्या उसे सुगंधित होने की आवश्यकता है? क्या उसे नेक्टर प्रदान करने की आवश्यकता है? नहीं, ये सब तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए करना पड़ता है ना। तो जिस फ्लावर में इंसेक्ट के माध्यम से पॉलिनेशन होगा उसमें ये सारा कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में, मतलब जिस फ्लावर में वायु के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स।
इनॉर्मस का मतलब होता है काफी ज्यादा, विशाल, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि जो भी फ्लावर विंड पॉलिनेटेड होता है उस फ्लावर को काफी अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स उत्पन्न करना पड़ता है। यानी कि जिस फ्लावर में विंड के माध्यम से पॉलिनेशन होगा, वायु के माध्यम से पॉलिनेशन होगा। अब जैसे देखो, एक फ्लावर यहां है, हवा में यहां से पॉलन ग्रेन्स उड़ा, दूसरा प्लांट दूर में है, ठीक है, दूसरा प्लांट थोड़ा ज्यादा दूर में है। अब यहां से जब पॉलन ग्रेन्स उड़ेगा तो पॉलन ग्रेन्स को इतना थोड़ा ना पता है कि जो है वहां पर दूसरा प्लांट है, हमको डायरेक्ट वहीं जाना है और पॉलिनेशन कर देना है। पॉलन ग्रेन्स जब वायु में उड़ेगा तो कुछ नीचे गिर जाएगा, कुछ वायु का झोंका गलत डायरेक्शन में रहेगा तो फिर पॉलन ग्रेन्स जहां तहां पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां से पॉलन ग्रेन्स वायु में उड़ा और वो अपने जो है उसको जहां पर पहुंचना है वो वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स बर्बाद हो जाता है। यानी कि विंड पॉलिनेशन का ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि विंड पॉलिनेशन के दौरान पॉलन ग्रेन्स काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। तो पॉलिनेशन की संभावना को बढ़ाने के लिए, पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाए, इसके लिए फ्लावर को बड़ी मात्रा में पॉलन ग्रेन्स बनाना पड़ता है। जब पॉलन ग्रेन्स काफी ज्यादा मात्रा में बन जाता है और फिर एयर में, विंड में जब पॉलन ग्रेन्स उड़ता है तो ज्यादातर पॉलन ग्रेन्स तो इधर उधर गिर के बर्बाद ही हो जाएगा। लेकिन चूंकि पॉलन ग्रेन्स का मात्रा बहुत ज्यादा, उसका नंबर बहुत ज्यादा है, इसलिए संभावना रहता है कि कुछ ना कुछ पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक भी पहुंच जाए। तो इसके लिए यानी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को काफी अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स का उत्पादन करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को काफी विशाल मात्रा में पॉलन ग्रेन्स उत्पन्न करना पड़ता है। ठीक है, उसमें पॉलन ग्रेन्स का निर्माण बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर देखो क्या है, पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल, लाइट एंड स्मूथ, यानी कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का पॉलन ग्रेन स्मॉल होगा। अब छोटा होगा तब ना, छोटा होगा, लाइट वेट का होगा, हल्का होगा, तब ना वो आसानी से वायु में बह के उड़ सकता है। उड़ेगा कि नहीं? ठीक है, और स्मूथ होगा मतलब उसको वो उसका सतह जो है वो चिकना होगा। कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिसका सतह बहुत रुखड़ा टाइप का होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रुखड़ा टाइप का होता है। लेकिन विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उसका पॉलन ग्रेन्स प्राय स्मूथ टाइप का होता है। उसके बाद देखो क्या है, फ्लावर्स आर कलरलेस, सेंटलेस एंड नेक्टरलेस, यानी कि विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं उसमें कोई खास कलर देखने के लिए नहीं मिलता है, उसे आवश्यकता ही नहीं होती है, उसमें सेंट प्राय नहीं पाया जाता है, सुगंधित नहीं होगा और उसमें नेक्टर भी मौजूद नहीं रहता है। ये सब तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में इस तरह का कैरेक्टर भले देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में इस तरह का कैरेक्टर नहीं होता है। फिर देखो क्या है, स्टिग्मा लॉन्ग, फीवरी एंड एडिसिव। स्टिग्मा जो होता है वो लॉन्ग होता है, समझो, स्टिग्मा जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, लॉन्ग होगा। इसके बाद क्या है, स्टिग्मा फीवरी होगा, मतलब स्टिग्मा के ऊपर छोटा छोटा पंख टाइप का स्ट्रक्चर मौजूद रहता है। क्यों? ताकि पॉलन ग्रेन्स को आसानी से पकड़ सके। अब एयर के माध्यम से पॉलन ग्रेन्स आएगा तो पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा को पकड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तो वो पॉलन ग्रेन्स दूसरी जगह चला जाएगा। इसलिए स्टिग्मा फिदरी टाइप का होता है। और एडिसिव या फिर स्टिग्मा चिपचिपा टाइप का होता है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आएगा, स्टिग्मा में जाकर के वो पॉलन ग्रेन्स तुरंत चिपक जाएगा, फिर वो इधर उधर फिर उड़ के जा नहीं पाएगा, चिपक जाएगा। तो स्टिग्मा लॉन्ग होता है, फिदरी होता है या फिर एडिसिव होता है। ठीक, नेक्स्ट है स्टामेन। स्टामेन कैसा होगा, लॉन्ग होगा एंड प्रोट्रैक्ट एबव पेटल्स, मतलब स्टामेन जो है वो लंबा होगा और वो पेटल से भी बाहर उभर के निकल जाएगा। स्टामेन जो होगा ना, अब चूंकि पॉलन ग्रेन्स को निकालना है, एयर के माध्यम से निकालना है, तो स्टामेन को पेटल से ज्यादा ऊंचा होना पड़ेगा ना, पेटल से ऊंचा होगा, हवा के झोंका में आसानी से पॉलन ग्रेन्स उड़ करके दूर दूर तक वो चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ गए कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर
में कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, एक बार फिर से हिंदी में सुन लो। इसमें अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स छोटा होता है, हल्का होता है और प्लेन होता है, चिकना टाइप का होता है। इसका जो फ्लावर है वो रंगहीन, सुगंधहीन और उसमें मकरंद भी नहीं पाया जाता है। स्टिग्मा लंबा होता है, पंख टाइप का, फिदरी टाइप का होता है या फिर एडिसिव यानी चिपचिपा टाइप का होता है। स्टामेन लंबा होता है और वह जो है स्टामेन लंबाई में ज्यादा होता है, वो पेटल से भी ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है। इतना समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, यानी कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर एडेप्टेशंस इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जो कीट परागित पुष्प होते हैं उसमें कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे हेडिंग बना देते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो भी फ्लावर इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। देखो, produces small amount of pollen grains, small amount of pollen grains, यानी कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की तुलना में इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स की मात्रा कुछ कम होती है। क्योंकि इंसेक्ट के माध्यम से होता है ना, तो यहां पर पोलन ग्रेन्स को बर्बाद होने की संभावना थोड़ा कम रहती है। मतलब पोलन ग्रेन्स ज्यादा इधर उधर बर्बाद नहीं होता है। अब जैसे कि एक फ्लावर है, कोई इंसेक्ट आकर के बैठा, तो इंसेक्ट के बॉडी से चिपक गया पोलन ग्रेन्स, अब वह इंसेक्ट यहां से उड़ेगा, वो दूसरे फ्लावर पर ही जाएगा, दूसरे फ्लावर पर जाएगा। तो जैसे दूसरे फ्लावर पर गया तो यहां से एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स निकल करके इंसेक्ट के माध्यम से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक चला जाएगा। तो फिर बर्बाद होने की संभावना यहां पर कम है। चूंकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स को बर्बाद होने की संभावना थोड़ा कम रहती है, इसलिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर पोलन ग्रेन्स का निर्माण थोड़ा सा कम करता है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, पोलन आर लार्जर, हैवियर एंड विद सरफेस अपेंडेजेज लाइक हुक्स। मतलब ये कि इसका जो पोलन ग्रेन्स होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा भारी भी होता है। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स से कुछ उभरा हुआ स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, कुछ अपेंडेजेज या फिर हुक्स, कुछ जो है ना, पोलन ग्रेन्स पूरा राउंड या पूरा चिकना नहीं होता है, पोलन ग्रेन्स से कुछ उभार टाइप का निकला हुआ रहता है। ठीक है, ताकि इंसेक्ट के बॉडी से उसको चिपकने में आसानी हो। पूरा चिकना रहेगा ना पोलन ग्रेन्स, फिर इंसेक्ट के बॉडी से ठीक से वो चिपक भी नहीं सकेगा। इसलिए ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन्स थोड़ा सा रुखड़ा टाइप का होता है, उसका जो सतह है ना, वो उससे कुछ अपेंडेजेज, कुछ जो है ना, कुछ उभार टाइप से स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, और इसके वजह से इंसेक्ट के बॉडी से पोलन ग्रेन्स आसानी से चिपक जाता है। ठीक, उसके बाद देखो क्या है, फ्लावर आर ब्राइट सेंटेड एंड विद नेक्टर, यानी कि फ्लावर जो है वो चमकीला होता है, सुगंधित होता है। ठीक है, और उसमें नेक्टर भी प्रेजेंट रहता है। अब थोड़ा सा यहां पर यह समझ लो कि फ्लावर में सेंट आता कहां से है, फ्लावर में सेंट कहां से आता है। तो फ्लावर में एक खास प्रकार का ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोफोर्स। ठीक है, ये समझ लो सेंट का ग्लैंड है। फ्लावर में एक खास प्रकार का ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोफोर्स। इस ऑस्मोफोर्स से कुछ ऑयल टाइप का सब्सटेंस निकलता है, कुछ तेलीय पदार्थ निकलता है। ठीक है, और वो तुरंत एयर में वाष्पित हो जाता है, तुरंत हवा में फैल जाता है, और वही सुगंधित होता है, वही सेंट सुगंध उत्पन्न करता है। तो ये जो ऑस्मोफोर नाम का जो ग्लैंड होता है ना, उसी से सेंट उत्पन्न होता है, मतलब सुगंध उत्पन्न होता है। कुछ ऑयली सब्सटेंस निकलेगा, वो एयर में फैलते जाता है और उसी से सुगंध उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर नेक्टर कहां से निकलता है, तो नेक्टर के लिए फ्लावर में ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं नेक्टर ग्लैंड। तो फ्लावर में नेक्टर यानी मकरंद, एक मीठा टाइप का द्रव स्रावित करने के लिए ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं नेक्टर ग्लैंड। तो नेक्टर ग्लैंड से ही स्रावित होता है क्या, नेक्टर। ठीक है, इसी के वजह से तो इंसेक्ट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होता है फ्लावर के ऊपर। ठीक, तो अभी हम क्या बोले कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसका जो फ्लावर है वो चमकीला होगा, सुगंधित होगा, और उसमें नेक्टर भी प्रेजेंट रहेगा, और स्टिग्मा जो होता है उसका वह प्रायः स्मॉल होता है।
स्टिग्मा जो है ना प्राय कैसा होगा, वो छोटा होगा। तो ये दोनों टॉपिक समझ में आया। अभी हम लोग समझ गए कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज के साथ आते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक, नेक्स्ट पेज के साथ आ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स या फिर एडेप्टेशंस इन वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, इनकी जिस फ्लावर में वाटर में बह करके पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, इसके बाद पॉलिनेशन होता है, इस तरह के फ्लावर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर है फ्लावर्स आर स्मॉल, यानी वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, उससे बड़ा होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, वो स्मॉल होते हैं। फिर देखो क्या है, पेरियंथ। अब ये पेरियंथ वर्ड का मतलब समझो, ये पेरियंथ वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। हम लोग जानते हैं फ्लावर के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। ये सब पता है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला को अलग अलग पहचानना मुश्किल होता है, नहीं पता चलता कि कौन कैलिक्स है कौन कोरोला है। इनकी कैलिक्स और कोरोला दोनों एक जैसा ही दिखता है, कोई भी अंतर उसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जब कैलिक्स और कोरोला दोनों एक समान दिखता है तो फिर हम उसी को बोलते हैं पेरियंथ। ठीक है, जब कैलिक्स और कोरोला दोनों एक समान दिखता है उसको बोलते हैं पेरियंथ। अच्छा, तुम सबको पता होगा कि कैलिक्स के यूनिट को हम बोलते हैं सेपल, कोरोला के यूनिट को बोलते हैं पेटल, तो पेरियंथ के यूनिट को हम क्या बोलेंगे, टेपल बोलते हैं, TEPAL। ठीक है, पेरियंथ के यूनिट को हम बोलते हैं टेपल, लिख देते हैं, पेरियंथ के यूनिट को हम बोलते हैं टेपल। पेरियंथ क्या है समझ में आया। जब कैलिक्स और कोरोला दोनों एक जैसा दिखता है तो हम उसे ना तो कैलिक्स बोलेंगे ना तो कोरोला बोलेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, और पेरियंथ के यूनिट को हम टेपल बोलते हैं। तो ज्यादातर जो कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिसमें कि वाटर के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन होता है, उसमें ज्यादा करके पेरियंथ ही देखने के लिए मिलता है, उसमें कैलिक्स और कोरोला अलग अलग टाइप का नहीं दिखता, वो एक जैसा दिखता है, मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, पेरियंथ बोलेंगे। ठीक, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, पेरियंथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनविटेबल। मतलब ये कि उसमें जो पेरियंथ होगा या फिर फूल के जो और भी भाग होते हैं वो अनविटेबल होते हैं, मतलब ये कि वो भींगते नहीं है, वाटर में रहने के बाद भी भींगते नहीं है, वाटर में रहने के बाद भी भींगते नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूसिलेज का एक उसके ऊपर कवर चिपका रहता है, एक मोम टाइप का केमिकल होता है म्यूसिलेज, उसका एक कवर चिपका हुआ है। ज्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना उसके अधिकांश भाग के ऊपरी सतह पर म्यूसिलेज का कवर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट वाटर में रहने के बाद भी वाटर के संपर्क में नहीं रहता है, क्योंकि प्लांट हमेशा अगर वाटर के संपर्क में रहेगा तब तो प्लांट खराब हो जाएगा ना, सड़गल करके वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचाव के लिए इस तरह का प्रकृति ने उसको सिस्टम प्रदान किया है कि एक्वेटिक प्लांट जो जलीय पौधे हैं वो हमेशा जल में रहेंगे, लेकिन फिर वो जल के संपर्क में नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर म्यूसिलेज का एक कवर प्रेजेंट रहता है जो कि उस फ्लावर को या फिर प्लांट को वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाने का काम करता है। ठीक, तो पेरियंथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनविटेबल, यानी कि पेरियंथ जो है या फूल के और भी जो भाग हैं वो भींगते नहीं है। ठीक, वो गीले नहीं होते हैं। फिर देखो क्या है, नेक्टर एंड ऑर्डर आर एब्सेंट, मतलब उसमें जो भी वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसमें नेक्टर और सुगंध उसमें होता नहीं है, उसको ना तो नेक्टर की आवश्यकता है ना तो सुगंधित होने की आवश्यकता है। इसके बाद देखो क्या बोलता है, पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन्स हल्का होगा, एंड अनविटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवर, यानी कि पोलन ग्रेन्स जो है वो हल्का होता है
और वो भी भींगता नहीं है। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन्स के ऊपर भी म्यूसिलेज का कवर प्रेजेंट रहता है, तो पोलन ग्रेन्स को वाटर के कांटेक्ट में आने से वो रोकने का काम करता है। ठीक है, फिर देखो क्या है, स्टिग्मा इज लॉन्ग, स्टिकी एंड अनविटेबल, मतलब ये स्टिग्मा लंबा होगा, चिपचिपा टाइप का होगा और वो भी भींगता नहीं है, वो भी पानी में रहेगा, लेकिन कि उसके ऊपर भी म्यूसिलेज का चूंकि कवर रहता है इसलिए वो भी गीला नहीं होता है, वो भी भींगता नहीं है, नहीं तो फिर वो सड़ जाएगा। तो म्यूसिलेज कवर के वजह से ये सब अनविटेबल यानी कि वो भींगता नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, इसमें पेरियंथ प्रेजेंट रहता है, पेरियंथ और फूल के बाकी सभी भाग वो अनविटेबल होते हैं, इसमें नेक्टर और सुगंध नहीं होता है, और इसका जो पोलन ग्रेन्स होता है वो हल्का होता है, वो भी भींगता नहीं है क्योंकि उसकी चारों ओर म्यूसिलेज का कवर प्रेजेंट रहता है, और स्टिग्मा लंबा होता है, चिपचिपा होता है, और ये भी अनविटेबल होता है यानी कि ये भी भींगता नहीं है। तो आज के क्लास में हम 3 टॉपिक को समझे, कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर और कैरेक्टर्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आज पूछे कि बताना है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाना है या फिर केवल इंग्लिश में पढ़ाना है, कुछ भी कमेंट करके लिखना है। ठीक है, या फिर जो व्हाट्सएप से कनेक्ट हो वो व्हाट्सएप पर हमको बताओगे कि किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।